चले सही है। आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर ये वाला लेक्चर भी सर ग्रुप पे वो होगा अपलोड। हेलो सर आपका माइक म्यूट है। हाँ बेटे सब अपलोड होगा। वालेकुम अस्सलाम। अजी बिलावल साहब नमाज पढ़ ली आपने? सर हेलो सर हेलो बेटे अब्दुल अहद माइक कर दो बंद। सर एक बात बोलनी है सर। मैसेज पे बोलो ना, मैसेज पे टाइप करके भेजो मुझे, जो भी बोलना है मैसेज पे भेजो। सही है ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। बेटे लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था ये भी बताना मुझे। हाँ जी अब्दुल अहद, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सर डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है भाई, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर हुई नहीं है सर अभी तक। हाँ बेटे मैंने अभी की नहीं है, मैं करता हूँ इसमें। जरा सा ठीक बात है हो जाए पहले। हाँ जी, मेरा चेहरा देख के क्या करेंगे आप? दिखा दें सर मैं स्पेस रिवील। अजी माइक कोई ऑन नहीं करेगा, जिसको जो कहना है मैसेज पे। जिसका माइक ऑन हुआ मैं क्लास से निकाल दूंगा। अब मैं तो यहाँ से निकाल सकता हूँ, रिमूव ठक करके रिमूव कर दूंगा मैं यहाँ से। बेटे अभी आप कितने हो यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 लोग हो। 25 की क्लास है, 6 मौजूद हैं, कैसे स्टार्ट करूँ?
बेटा 7वां मैं हूँ। बेटा चार्ज पे लगा के पढ़ो। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद हमने उसके डिफेक्ट्स पढ़े। डिफेक्ट्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने आपको बता देता हूँ बनाकर कि हमारे पास एक शेल है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है इसके इर्द गिर्द। रिवॉल्व करने के बाद बीच में मौजूद होता है न्यूक्लियस। तो रिवॉल्व करने के बाद एनर्जी लॉस करने के बाद इसे इस पर गिर जाना चाहिए था, मगर नहीं गिरता, ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए था वो आना चाहिए था कैसा, ऐसे कंटिन्यूस आना चाहिए था इसका ग्राफ, मगर ये देता है कौन सा, लाइन्ड ग्राफ। मैंने यहाँ पे एक और बात बताई थी कि जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना एक ग्राफ। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि भाई ये हमारे अब्दुल अहाद साहब हैं। अब्दुल अहाद साहब जो है उनका जो हमारा फिंगरप्रिंट होगा उसके फिंगरप्रिंट से किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। इवन उनकी बहन या उनके भाई या उनके अम्मी या अब्बू का भी उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं होगा। इसी तरह हर एलिमेंट का अपना एक ग्राफ होता है। जैसे मैंने इससे पहले भी ये बात बताई थी कि सोडियम की 11 लाइन आती, हाइड्रोजन की 4 लाइनें आती हैं, तो कभी भी सोडियम की 4 लाइन नहीं आएंगी ग्राफ में, हमेशा 11 ही लाइन आएंगी। तो ये डिफेक्ट आए थे रदरफोर्ड के ऊपर, कि रदरफोर्ड के फिर इन मसलों पे हमने आगे डिस्कस करना है। तो जो आगे हमें डिस्कस करना है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है भाई। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, पहली चीज आप लोग लिखेंगे नहीं अभी, क्योंकि ये फाइल आप लोगों को मिल भी जाएगी, बाकी सारी चीजें नोट्स में से ही होंगी। तो आप लोगों के पास अगर नोट्स होंगे तो नोट्स में से भी हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा, आप यहाँ पर जो है वो कॉपी कर लें। कॉपी नहीं करना आप लोगों ने तो कोई मतलब नहीं, आपको ये फाइल भी एज इट इज मिल जाएगी, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको लिखने पे वैसे ही जो है वो मसला होता है, लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि बात क्या हो रही है। हमारे पास बोहर ने क्या किया, बोहर आया और बोहर ने जो हमारे, हाँ आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ यार। बोहर एटॉमिक मॉडल में हमारे पोस्टुलेट्स। बोहर एटॉमिक मॉडल आया कब, 1913 के अंदर। बोहर एटॉमिक मॉडल आया था 1913 में, ठीक है भाई। भाई ये गैलेक्सी S20 जो भी है अपना नाम लिख लें भाई, बराए मेहरबानी अपना नाम चेंज कर लें। अब हो रही है बिलावल, अब तो हो रही होगी स्क्रीन शॉट। बेटे सबको स्क्रीन शो हो रही है। सर शो हो रही है फिर हट रही है, फिर हो रही है फिर हट रही है।
अब हो रही होगी सबको। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था बोहर एटॉमिक मॉडल की। किसको क्लिक कर दिया भाई मैंने। अच्छा जी, तो बात हो रही थी बोहर की। बोहर का एटॉमिक मॉडल जो आया वो आया 1913 के अंदर, ठीक है भाई। रदरफोर्ड आया था 1911 में, 1911 में। और बोहर ने अपनी जो दिया वो कर दिया 1913 में दिया। इसने क्या बातें की, इसने जो बातें कही ना उसके पोस्टुलेट्स मैं यहाँ लिखता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ उसके क्या पोस्टुलेट। तो बोहर के पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या है? बोहर का पहला पोस्टुलेट ये है कि उसने पहली बार ये बताया हमें, पोस्टुलेट्स का मतलब पॉइंट्स। पॉइंट्स है ना भाई। इससे पहले मैंने पोस्टुलेट्स की हेडिंग करवाई होगी भाई, पहली बार थोड़ी करवाई पोस्टुलेट्स की हेडिंग। तो पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट इसने हमें बताया कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट है, यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, उसका कोई साइज चेंज नहीं हो रहा, ठीक है भाई। एन एटम हैज अ नंबर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसने हमें ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट, ठीक है भाई। ये बात बताई तो उसने भी, क्या नाम है, रदरफोर्ड ने। बट उसने ये बात नहीं बताई थी कि फिक्स है कि नहीं। इसने ये बात बता दी कि फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है, क्या है, फिक्स ऑर्बिट है। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, एन एटम हैज अ नंबर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट in which electron is revolving around the nucleus। अब देखें, आज मैं लिख रहा हूं ना, आज मैं लिख रहा हूं, आप लोग बैठे हुए, बट मुझे लिखने में कोई कोफ की नहीं आ रही जैसे आप लोगों को आती। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या दिया इसने, दूसरा पॉइंट क्या दिया इसने, दिस ऑर्बिट possesses a definite amount of energy। ये ऑर्बिट जो है, ये जो ऑर्बिट है हमारे पास, इन ऑर्बिट के अंदर डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो उसने क्या किया, शेल को नाम दे दिया, ठीक है भाई। क्या नाम दिया इसकी भी हम बात करते हैं। These orbits possess a definite energy। बेटा अब्दुल अहद क्या लिखना चाहते हैं? सर लैग हो रही है, लैग। क्या वीडियो बहुत अटक अटक के आ रही है। वीडियो अटक अटक के आ रही है, आपका नेट स्लो चल रहा है। सही है सर, कोई बात नहीं। बेटा बेटा तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है, बस काम हो। नूरुल बिलाल, बेटा अपने घर पे बैठे हो ना, अकेले बैठे हो ना, सुकून से बैठना, माइक नहीं ऑन करना। क्लास नहीं हो रही है कि आप उठे, अब्दुल्ला ये हो गया, अब्दुल्ला ये हो गया, तो घर में बैठे। हाँ जी, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दीज ऑर्बिट possess a definite energy। हर ऑर्बिट की एक डेफिनाइट एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा न्यूक्लियस में, ठीक है जी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गिर नहीं रहा न्यूक्लियस में।
बेटे उस्मान, ये आपने लिखा क्या है? हाँ बेटे नोट्स कर लो, अगर लिखने तो लिख लो, नहीं लिखने तो कोई मसला नहीं। आपको ये फाइल एज इट इज मिल जाएगी, आप कॉपी डाउन कर लेना आपके पास। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मोबाइल से हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इसने क्या किया, बेटे उस्मान, जो आप मैसेज भेज रहे हो ना, ये आपको आपको पता नहीं चल रहा है, आप सिर्फ मुझे भेज रहे हो। बेटे आपके पास वॉइस क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? हाँ जी, तो तीसरी बात मैं आपको कह रहा था कि these orbit buzzes are definite energy। सर आवाज थोड़ी लेट आ रही है। डेफिनेट एनर्जी है बेटा। नूर सर आ रही है सर, ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। माइक खुलाना, अगर तो मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। घर पे नहीं बैठे लोग, घर पे क्लास क्या किस तरीके से चल रही है यार, तरीका नहीं है। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि इनके फिक्स ऑर्बिट है, यानी फिक्स एनर्जी है, और इसने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया। ऑर्बिट्स को इसने क्या नाम दिया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तीसरे पॉइंट, तीसरी बात ये है, इसने इनको नाम दिया, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल, क्यू शेल, इनका नाम दिया। ठीक है जी, नाम दिया इन्होंने इसको कि भाई पहले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एन शेल कहते हैं, और दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं। उसने शेल को नाम दिया बाय अल्फाबेट, के एल एम एन ओ पी और क्यू करके उसने नाम दिया। ठीक है जी, उसके बाद क्या बात हुई उस पर भी हम बात करते हैं। चौथी बात, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना ऑर्बिट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड इट्स ऑर्बिट, तो उस वक्त उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी का फर्क तो पड़ता है जब जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए, तब एनर्जी में फर्क आता है। ठीक है जी, तो मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूँ।
एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द ऑर्बिट, तो ना वो अपनी इलेक्ट्रॉन यानी ना वो अपनी एनर्जी कोई एब्जॉर्ब करता है, ना वो कोई एनर्जी इमिट करता है। ठीक है जी, इन दोनों में कोई इतना फर्क नहीं आता, कोई फर्क नहीं आ रहा, ना चेंज कर रहा है, ना ले रहा है, ना दे रहा है, वो बस एक इलेक्ट्रॉन पे घूमता रहता है। ये कब करता है? जब ये एक एनर्जी लेवल से कहाँ चला जाए, दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाए। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे पास एक एनर्जी लेवल ये है, ये एक एनर्जी लेवल है, इसे मैंने E1 का नाम दिया, और एक एनर्जी लेवल ये रहा, मैंने इसे E2 का नाम दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, यानी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जी बेटे पूछिए। बेटे मोहित क्या पूछ रहे हो? बेटे मैं चारों पॉइंट समझाऊंगा, अभी दोबारा समझाऊंगा चारों पॉइंट। मोहित बेटा क्या कह रहे हो, क्या मसला है? बेटे यही तो मैं समझा रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा मूव क्यों कर रहा है। मैंने क्या कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे फॉर एग्जांपल आप सीढ़ी चढ़ रहे हो ना, आप घर पे हो, आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, जीने पे चढ़ रहे हो, तो जब सीढ़ी चढ़ रहे हो तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पाँव रखा, जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पाँव रखा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, जो आपकी बॉडी में मौजूद है। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे यानी एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पर ट्रांसफर कराना है तो उसके लिए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो, फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो हमेशा ऊपर नहीं रहेगा, ऊपर से दोबारा नीचे भी आएगा। जब वो ऊपर से दोबारा नीचे आएगा ना तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट एनर्जी। यानी इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर अगर जाना हो, अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना हो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो कि हम बाहर से देंगे। और अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो जब ऊपर से नीचे आएगा तो अपनी एनर्जी जो उसने ली थी वो क्या करेगा, इमिट करेगा। इस बेसिस पर एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने कि अगर हमें दो एनर्जी लेवल्स में एनर्जी को मालूम करना हो तो हम E2 को माइनस कर देते हैं E1 से। इमिट का मतलब निकलना, ठीक है, इमिट का मतलब निकलना भाई, इमिट का मतलब निकली। तो जो हमारे पास निकलती है, हमारे पास ये जो रेज इमिट होती है, इमिशन का मतलब निकलना होता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी E1 से E2 में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और E2 से E1 में आएगा तो इमिट करेगा, मतलब निकालेगा। इसी तरह जैसे हमें चाहिए, हम सीढ़ियाँ चढ़ने में हमें ना थोड़ी सी तकलीफ, यानी हम सोचते हैं यार इतना ऊपर जाना पड़ेगा, और उतरते हुए हम ये फील नहीं करते, क्योंकि उतरते हुए हम अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं चल रहे होते, हम ग्रेविटी के तहत चल रहे होते, और जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहे होते हैं, तो इसलिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मामला। तो इसीलिए ये जो वाली बात हुई ना कि एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट एनर्जी, ना ये एब्जॉर्ब करता है ना ये इमिट करता है। जबकि ये एक शेल से दूसरे यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो जो है वो ये क्या करेगा, इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं पांचवा पॉइंट, उस्मान बच्चा कौन है? मैंने रिमूव कर दिया उसे।
मुख्तलिफ नामों से आता है। मैं आपको दो और भी तस्वीरें भेज रहा हूँ, जरा देखिएगा बेटे, बनाता हूँ ऑर्बिट भी बनाता हूँ। इनकी क्लास तो ज्यादा बच्चे ले रहे हैं, 13 बच्चे ले रहे हैं 9 में केमिस्ट्री की। हाँ जी, ऑर्बिट्स बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि ऑर्बिट्स होते किस तरह से ना। मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ 7 ऑर्बिट। हाँ जी, इस तरह से ऑर्बिट्स बनते हैं हमारे। इस तरह से ऑर्बिट होते हैं मेरे बेटे कि पहला ऑर्बिट ये वाला जो ऑर्बिट है ना, मैं अलग कलर से लिख के दिखा देता हूँ। पहले ऑर्बिट को के शेल, ये एल, ये एम, ये एन और ये ओ, फिर इसी तरह इसके ऊपर पी, फिर क्यू। तो टोटल 7 शेल्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो उसे एनर्जी चाहिए, मगर वो अगर इसी पे घूमता रहे, तो उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी एनर्जी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर वो न्यूक्लियस पे गिरेगा भी नहीं। तो वो जो बात थी पिछली, वो वाली बात हमारे पास क्लियर होती है कि पहले लोग कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसको एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, मगर वो नहीं गिर रहा, क्योंकि भाई वो एनर्जी लॉस ही नहीं कर रहा। वो एनर्जी लॉस उस सूरत में करेगा जब वो एक से दूसरी जगह जाएगा। तो अगर उसे एक से दूसरी जगह जाना है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, और वो ऊपर से नीचे आएगा तो इमिट करेगा। तो ये एनर्जी आएगी कहाँ से, ये हम प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है ये एनर्जी लाइट की मदद से हम दे दें, ठीक है, हो सकता है हम कोई और सोर्स इस्तेमाल कर लें। तो जब हम उसे एनर्जी देंगे तो ही ये आगे जो आगे एब्जॉर्ब और इनिशन होगी। तो इसका जो 5वां पॉइंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों की बात क्लियर हो जाए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5वां पॉइंट ताकि ये बात समझ में आ जाए। when an electron jump from E1 to E2, जब एक इलेक्ट्रॉन E1 से कहाँ जाएगा, E2 में जाएगा, इट एब्सॉर्ब एनर्जी। ठीक है जी, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी चाहिए। और दूसरी बात अगर मैं इसकी कहूं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम E2 टू E1, अगर E2 से E1 आएगा, इट एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है भाई, तो ये दो बातें जो मैंने यहाँ ये समझाई ना, ये वाली बात जो मैंने समझाई, ये दोनों पॉइंट्स इस बात की। फिर उसने एक और बात बताई। क्या बताई वो बात उसने बताई क्वांटम की। क्वांटा किसे कहते हैं? जी हाँ अब्दुल हादी, क्या कहते हैं? अरे सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया सर। कौन सा पॉइंट? मैंने नंबर 5 पे जो बनाया ना, आपने गोल गोल सर्कल किया है। बेटा मैंने यहाँ ये बात बताई कि जैसे ये ऑर्बिट बनाए ना, मैंने इस ऑर्बिट को यहाँ सीधी सीधी लाइनों में बना दिया, मैंने गोल नहीं बनाया। चलो मैं गोल बना के बता देता हूँ। सर ये लाइनें जो आपने बनाई हैं दो, ये ऑर्बिट है ना?
ये ऑर्बिट के लिए बनाई थी, दोबारा 2 ऑर्बिट बना लेता हूँ, ठीक है जी। मैं पहला ऑर्बिट बनाता हूँ ये, और ये बना मेरा दूसरा ऑर्बिट, ठीक है भाई। अब जरा गौर से सुन लेना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये है E1, ये है E2। बेटा इमिट का मतलब मैं पहले भी बता चुका कि इमिट का मतलब होता है निकालना। मैंने लिखवाई ये बात कि इमिट का मतलब निकालना होता है। इमिट का मतलब कोई चीज निकल रही है, इमिशन को कहते हैं। अब ये E1 है, ये E2 है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है जी। नीचे वाले से ऊपर वाले में जाना है तो एनर्जी चाहिए। और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और जब वो यहाँ से वापस नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा, ठीक है भाई। जब ये ऊपर से दोबारा नीचे आएगा तो एनर्जी निकालेगा। मैंने इसकी आपको इतनी आसान बात बताई कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो ना, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, सीढ़ी उतरने के लिए हमें इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो ये बिल्कुल उसी तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जा रहा है, तो उसको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए। और अगर वो दूसरे स्टेप से पहले स्टेप पे आ रहा है तो वो अपनी एनर्जी निकालेगा। समझ गए भाई? इसी तरह से ये ऑर्बिट्स होती है। तो मैंने ये दोनों बातें बता दी कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एनर्जी चाहिए, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी निकालेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक बात? आगे आता हूं मैं, अगले जो बात करते हैं, छठा पॉइंट, सॉरी 7वां पॉइंट हमारा क्या है। इसने बताया कि जो एनर्जी आती है और ये जो जाती है ना, ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जैसे टॉफी का पैकेट है जैसे एक टॉफी का पैकेट है, जैसे एनर्जी पैकेट्स होते हैं उसी तरह से ये, सॉरी, जैसे टॉफी का पैकेट होता है, टैप टॉफी है या कोई भी ले लें आप, बिस्किट का पैकेट या कुछ भी ले लें, तो जो पैकेट्स होते हैं ना, तो एनर्जी भी इन पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और इन पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं, ठीक है। इस पैकेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात कि जो एनर्जी पैकेट्स है इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और ये क्वांटा बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक भी एनर्जी निकाल सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, ये 2 भी कर सकते हैं, ये 3 भी कर सकते हैं। तो ये एनर्जी पैकेट्स निकाल। तो इट अकर्स, यहाँ पे मैं ये बात पॉइंट लिख देता हूँ, इट अकर्स इन एनर्जी पैकेट्स known as क्वांटा और फोटोन, ठीक है भाई। हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। बिल्कुल एनर्जी पैकेट कैसे टॉफी के पैकेट की तरह की होती है, यानी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि पैकेट। और आखिरी पॉइंट है इसका, एनर्जी डिफरेंस का इसने एक फॉर्मूला बताया। इसने फॉर्मूला क्या बताया कि भाई एनर्जी डिफरेंस होगी इसके E2 माइनस E1। देखो डेल्टा का, यानी जो डेल्टा बनाते हैं ना, इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब आप क्या ले रहे हो? डिफरेंस। तो जब भी किसी डेल्टा की बात आ जाए ना, जैसे डेल्टा E लिखा मैंने, तो E2 माइनस E1। अगर मैं लिखूं क्या? डेल्टा V, तो ये क्या हो जाएगा? V2 माइनस E1। अगर मैं लिखूं डेल्टा T, तो ये हो जाएगा T2 माइनस E1। अगर मैं लिखूं डेल्टा P, तो ये हो जाएगा P2 माइनस E1। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज या डिफरेंस। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई? कि ये इधर से, यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो इसीलिए हमने क्या किया? E2 को माइनस करा किससे? E1 से। तो इसे हम क्या कहते हैं? चेंज इन एनर्जी कहते हैं। तो इसने चेंज इन एनर्जी को फॉर्मूले में बंद कर दिया कि भाई डेल्टा E बराबर होता है किसके? E2 माइनस E1। तो इसके बात को मैं लिख भी देता हूँ पॉइंट में, इसका जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ मैं आपको। अरे ये क्या हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया।
द emission or absorption of energy is equal to the energy difference between इनिशियल क्या है E1 एंड फाइनल क्या है E2। तो इसको फॉर्मूला लिखते हैं हम डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। हाँ जी बेटे होगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये जो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट वाले वो करेंगे, मैं उन्हें देखूंगा फिर वो शेयर करेंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास बोहर की थ्योरी। यहाँ खत्म होती है बोहर की थ्योरी। मैं दोबारा से सिर्फ रिपीट कर देता हूँ कि बोहर ने क्या बताया। बोहर ने ऑर्बिटल के मुतालिक बताया कि भाई ऑर्बिटल्स क्या क्या होते हैं। हमने काम की बात ये करनी है कि भाई यहाँ पे हमें पता चला कि के शेल होता है, एक एल शेल होता है, एक एम शेल होता है, एक एन होता है, ओ होता है, पी होता है और क्यू शेल होता है। फिर आगे बात आई तो एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ये कहा कि भाई जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वो एनर्जी एमिट करेगा, ना निकालेगा ना लेगा। अगली बात हमने की कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से नीचे आ रहा है तो इवॉल्व निकालेगा, एमिट करेगा। फिर हमने कहा बात कि भाई इसकी हम डेल्टा एनर्जी कैसे निकालते हैं। भाई इनको हम एनर्जी पैकेट्स कहते हैं जिनको क्वांटा कहते हैं। और उसके बाद हमने बात करी कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होती है वो हमारे पास बराबर है किसके, डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। मैं यहाँ इसको डेल्टा सही से बना दूं वरना आप इसको D बना दोगे। डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ये है बोहर की थ्योरी। ठीक है भाई, आज मैं बोहर की थ्योरी पे ही ख़त्म कर देता हूँ बात को, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर ये है कि आप लोगों को और थोड़ा मसला होगा समझने में। कल हमारा टॉपिक होगा कि इन शेल्स में ये जो के शेल एल शेल जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं हमारे कौन कौन से, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो फिर इसके हिसाब से हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और उसके बाद फिर जो है वो हमारी आगे की बात होगी जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, पेपर में मेरे ख्याल से बोहर है। ठीक है, बोहर की थ्योरी है क्योंकि वो टॉपिक है हमारे पास ना उसका, तो उसको मैं ज़रा रिव्यू सिलेबस में देख के बता देता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाओ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का टॉपिक है ना 3.3, तो उसमें ही बोहर है। तो हाँ ये टॉपिक पेपर में है। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में जो है वो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो है वो कल ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा तकरीबन। ठीक है, कल आपका एक टेस्ट होना था, अब वो टेस्ट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो टेस्ट तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑनलाइन पे कैसे टेस्ट होगा ना, मसला सारा ये। तो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को, इंशाल्लाह फिर कल जो है वो आगे करेंगे।